Good morning. Today is 11th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है G20 से रिलेटेड है। G20 का समिट संपन्न हुआ जर्मनी के हैम्बर्ग के अंदर में। तो ये आर्टिकल इवेल्युएट कर रहा है किस प्रकार का ये समिट रहा, क्या नतीजा निकल के आया, कौन से मुद्दों को तवज्जो दी गई। आज इसी G20 के मुद्दे से रिलेटेड दैनिक ट्रिब्यून में भी आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, तो दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके हम G20 के समिट को इवेल्युएट करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है कि जो फिशरमैन यानी मछुआरे हैं वो ट्रोलर्स नहीं यूज कर सकते मछलियों को पकड़ते वक्त। तो क्या इश्यूज रिलेटेड हैं इस मुद्दे से, इस कानून से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पास किया है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बीच का आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करने लायक, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है आज फिर से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेके हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। कैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इवोल्व हुई, उन सब चीज़ों को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नए पॉइंट्स हैं यहां पे। आज जो आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पे ये जो आर्टिकल है ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, तो इन दोनों आर्टिकल्स को हम काइंड ऑफ कंबाइन करके ही डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल एक्स्ट्रा हम दैनिक ट्रिब्यून का डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए जो मिडिल ईस्ट के अंदर में अभी क्राइसिस हुए हैं। कतर पे ब्लॉकेड लगा के रखा है सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप ने, इंडिया का क्या रोल होना चाहिए इस पूरे इशू पे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं G20 के इशू के ऊपर में। G20 का जो समिट है इस बार हुआ जर्मनी के हैम्बर्ग के अंदर में। तो किन परिस्थितियों में यह समिट आयोजित हुआ? परिस्थितियां ऐसी थी, आज जो इकोनॉमीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की वो डिजिटलाइजेशन या फिर ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। और आज एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। तो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन में जिस प्रकार के रशियन हैकर्स ने जो काफ़ी हैकिंग करके इंफॉर्मेशन को डाइवल्ज किया, और जो हिलेरी क्लिंटन जो ट्रंप के खिलाफ में इलेक्शंस लड़ रही थी, तो उनकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई जिसकी वजह से ऐसा अंदेशा जताया गया कि उनके जो चांसेस हैं जीतने के वो प्रभावित हुए। और परिस्थितियां कैसी हैं? माइग्रेशन जो है लगातार बढ़ रहा है एक देश से दूसरे देश में, खास करके मिडिल ईस्ट से यूरोपियन कंट्रीज में। और टेररिज्म है वो और ज़्यादा डिफ्यूज होता जा रहा है। कुछ लोग IS की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की पकड़ में भी नहीं आते। जो टेररिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज हो चुका है। और G20 की जो मीटिंग्स हुई वो इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन डालता है, चाहे वो डिफरेंट लीडर्स की मीटिंग्स हो या फिर जॉइंट स्टेटमेंट हो, इन सब मुद्दों को तवज्जो दी जाती है। कई लीडर्स हैं वो आपस में मिले, जैसे ट्रंप और जो पुतिन है उनकी पहली मुलाकात देखने को मिली। काफ़ी सारी बातें सामने आई थी कि पुतिन ने काफ़ी मदद करी थी ट्रंप की, तो पहली मुलाकात इनकी हुई यहाँ पे। इवन हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर शी चिनफिंग, इनकी भी मुलाकात हुई। जो टेंशंस अभी क्रिएट हो रखी हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर में, इसी बीच ये जो मुलाकात हुई और क्या निकल के आया वो तो अभी एक प्रकार से पब्लिक में नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया गया। आगे जाके देखते हैं कि क्या इसका नतीजा होगा, कितना सफल ये प्रयास होगा। ट्रंप का पहला समिट था ये G20 का, और अपनी जैसे उनकी छवि है उसी के अनुरूप इन्होंने काम किया। अपनी जो इनकी बेटी है डॉक्टर इवांका ट्रंप, इन्होंने अपनी बेटी को बिठा दिया जहाँ पे इनको खुद को बैठना चाहिए था। तो काइंड ऑफ अगर ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो ऐसा होना चाहिए था कि या तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोई सेक्रेटरी, कोई ब्यूरोक्रेट इनकी जगह पे वहाँ पे बैठता। तो ये एक प्रकार से अनडेमोक्रेटिक है, इसलिए क्रिटिसाइज किया गया ट्रंप का ये मूव। जॉइंट डिक्लेरेशन की बात करें तो वहाँ पे भी यूएस अलग थलग पड़ गया। एक तरफ अकेला यूएस और बाकी तरफ 19 देश G20 के, और मुद्दा था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जिस प्रकार से यूएस ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो बाकी G20 के सभी कंट्रीज ने सिर्फ यूएस को छोड़ के इस मूव का पुरजोर विरोध किया। और जो ट्रंप हैं वहां पे ट्रंप ने पहले प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देने की बात कही थी और कहा था कि बाहर की कंपनीज को वो यूएस के अंदर में नहीं आने देंगे। और अब G20 की जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही। तो इस मुद्दे पे भी ट्रंप अलग थलग पड़ गए। लेकिन एक बात पे जो G20 का जॉइंट स्टेटमेंट है वो ट्रंप के साथ खड़ा दिखता है, वो है जिस प्रकार से कई जो कंट्रीज हैं, इनडायरेक्टली चाइना, जिनके पास में एक्सेस कैपेसिटी है। चाइना के पास में आज स्टील प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो चाइना क्या करता है, दूसरे देशों के अंदर में डंपिंग कर देता है, यानी इतना सस्ता स्टील भेज देता है दूसरों देशों के अंदर में, जिससे उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा हमारे साथ में भी हुआ। इसलिए हम चाइना के जो स्टील चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, टैरिफ लगाते हैं या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। और जबकि चाइना ऐसा यूएस के साथ भी करता है। तो G20 की जॉइंट स्टेटमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जो देश ऐसा करते हैं जिससे कि ट्रेड वार होने का खतरा पैदा हो जाता है, इस चीज को रोकने का काम करेगा G20।
अब रोकने का काम कैसे करेगा, वो तो कुछ खास पावर्स तो है नहीं G20 के पास में, सिर्फ चर्चा ही ये करते हैं। कंटिन्यू आगे क्या है, G20 के ऊपर में काफ़ी प्रेशर था, वो थोड़ा प्रेशर कम हो गया क्योंकि जो इकोनॉमीज हैं, मेजर जो इकोनॉमीज हैं, उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो धीरे धीरे अब ठीक हुए हैं। तो इसीलिए G20 ने अब इकोनॉमी के अलावा बाकी मुद्दों पे भी चर्चा करी, जैसे टेररिज्म, डिजिटलाइजेशन एंड इवन कॉम्बैटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इन मुद्दों को भी तवज्जो दी G20 ने। कुछ ग्रेवेंसीज ऐसे थे उनको भी जगह मिली, जैसे लेबर मोबिलिटी, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, और उसके अलावा काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। और कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको जगह नहीं मिली, जैसे IMF का एक मुद्दा है। बार बार इंडिया और जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ऐसी मांग करते हैं कि अब हमारा जो स्टेटस है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर चुकी है, लेकिन IMF में जो कोटा है वो पुराने फ्रेमवर्क के आधार पर है, पुराने पैरामीटर्स के आधार पर है। इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी G20 ने। देखिए, ये G20 को ही डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार का वो इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं। अगर कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ला के देंगे तो मानेंगे वर्ल्ड के लोग और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं कि हाँ, एक ये कन्वीनियंट मीटिंग पॉइंट है, डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे आके मिल सकते हैं और एक डिफरेंट मुद्दों के ऊपर में कंसेंसस की सहमति बना सकते हैं। अगर कोई नतीजा नहीं आता है G20 से, तो सिर्फ एक ये टॉकिंग सोप बन के रह जाएगा, बात करने की दुकान बन के रह जाएगा। वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं, G20 के अंदर में काफ़ी सारे अलग डायनामिक्स भी देखने को मिले। प्रोटेस्ट की बात हम कर रहे थे, प्रोटेस्ट क्यों होता है? कई बार आपने देखा होगा कि जहां भी G20 का समिट होता है तो प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इस बार भी जर्मनी में काफ़ी सारे प्रोटेस्टर थे। तो क्यों होता है ये प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो देखिए आइडियोलॉजिकल कारणों से भी होता है। कई बार जो लेफ्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं, वो कहती हैं कि G20 के जो कंट्रीज़ हैं आजकल वो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ वो अपना रहे हैं और लोगों के खिलाफ इनकी पॉलिसीज़ हैं, इसलिए विरोध होता है। या फिर इसलिए विरोध होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि G20 है वो पूरे वर्ल्ड को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो कैसे पूरे वर्ल्ड के लिए डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो ये लीडर्स हैं, इनमें से जो कई लीडर्स ऐसे हैं जो रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हैं, जैसे पुतिन हो गए, जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, अर्दगन हो गए, इवन अब तो ट्रंप का नाम भी लिया जा रहा है। तो कई सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अलग अलग कारणों से प्रोटेस्ट होता है G20 के समिट्स के खिलाफ में। और उसके बाद में तो ट्रंप की बात है। ट्रंप के लिए कहते हैं कि अब बाकी कंट्रीज ने सीख लिया है, बाकी कंट्रीज के लीडर्स ने सीख लिया कि ट्रंप को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। पहले ट्रंप ने काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी नाटो के खिलाफ में, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में, ट्रेड के खिलाफ में, लेकिन अब जो है लीडर्स उनको समझा पाने में कामयाब है। अब जिससे वो अलग थलग पड़ गए हैं तो आगे भी जाके उनको हैंडल किया जा सकता है। तो बस काइंड ऑफ इतने पॉइंट्स हैं। दो आर्टिकल्स को हमने कंबाइन करके डिस्कस किया जो ये G20 का इशू है। यूटिलिटी किस प्रकार से है? देखिए, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आएगा तो अपने इस आर्टिकल से ही आएगा। जिस क्वेश्चन के आने की संभावना होती है तो हम उसी प्रकार का क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप ये मत सोचना कि ऐसा तो आर्टिकल में दिया नहीं हुआ कि वाई वाज G20 फॉर्म्ड। सिर्फ जो यूपीएससी एग्जामिनर्स हैं वो सिर्फ आर्टिकल के आधार पर थोड़ी क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये लिखना है आपको, वाई वाज G20 फॉर्म्ड। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि जो हर साल जो G20 के लीडर्स मिलते हैं उसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है? क्रिटिकली कॉमेंट करना है आपको इस चीज पे। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, इंडिया एंड श्रीलंका फिशिंग इश्यूज। ये देखिए, ये एरिया है हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। भारतीय श्रीलंका द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो भारतीय मछुआरे, भारतीय फिशरमैन है, वो श्रीलंका की टेरिटरी में आके मछलियां पकड़ते हैं। और भारतीय मछुआरे ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल रूप से वो यहाँ आते रहे हैं, और जबकि इंडिया के साथ जो लगता जो मेरीन वाटर है यहाँ पे मछलियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन श्रीलंका के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि चलो आते हैं तो ठीक है, लेकिन वो ट्रॉलर्स का यूज करते हैं। ट्रॉलर्स से जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रॉलर्स क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये 30 सेकंड की वीडियो है, इससे आपको पता लग जाएगा कि ट्रॉलर्स होते क्या हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए, ट्रॉलर्स में ना वेट डाल दिया जाता है, तो वेट डाल दिया जाता है तो सी फ्लोर के नीचे ये जो नेट है, जाल चला जाता है और बिल्कुल समुद्र के नीचे जो सी फ्लोर है वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे जो मछलियों के एग्स वगैरह होते हैं उनको भी नुकसान पहुँचाता है, बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुँचाता है। और जो बिल्कुल रिसाइकल होता है, मछलियाँ जिस प्रकार से मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं, बाद में वो रिसाइकल हो जाती हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्पॉइल कर देता है। जो ट्रॉलर्स होते हैं सब कुछ ले आता है जाल के अंदर में। ये देखिए नीचे सारे जो एग्स, बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इन ट्रॉलर्स की यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और इसीलिए अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर कोई भी मछुआरा श्रीलंका के पानी में यूज करेगा ट्रॉलर्स को, तो उसको ना सिर्फ 2 साल की सज़ा होगी बल्कि फ़ाइन भी होगा। कितना फ़ाइन होगा? 50,000 रुपये का फ़ाइन होगा। और काफ़ी नुकसान पहुंचता है, कारण तो सेम है। तो इंडिया के जो श्रीलंका, इवन इंडियन गवर्नमेंट कहें या फिर तमिलनाडु की गवर्नमेंट कहें, उनका क्या रिएक्शंस हैं जो कानून बनाया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने?
तमिलनाडु के जो फिशरमैन है या तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने तो कंसर्न्स अपने रेज किए हैं, उन्होंने हैरानी जताई है कि इस प्रकार का कानून कैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन आर्टिकल कहता है कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उनको इस प्रकार से क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये प्रैक्टिस चलती रही, ट्रोलर्स का यूज चलता रहा, तो कल को किसी को भी मछलियां नहीं मिलेगी, किसको भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, ना सिर्फ श्रीलंकन मछुआरों को बल्कि इंडियन मछुआरों को भी। तो अभी ये आवश्यकता है कि ट्रोलर्स का जो यूज है वो जल्द से जल्द बैन किया जाए, और जो कदम श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है वो बहुत ज्यादा गलत नहीं है। यहां पे आगे तो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की आवश्यकता है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कि वो गाइड करे मछुआरों को, जो इंडियन मछुआरे हैं, इंडियन फिशरमैन हैं, उनको गाइड करे, उनको जो डीप जो फिशिंग वेसल्स है वो मुहैया कराएं ताकि ट्रोलर्स का यूज ना करें। और उसके बाद में कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो पकड़े जाते हैं श्रीलंकन नेवी के द्वारा, श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, तो काफ़ी टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब ये कानून बना दिया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब और भी ज़्यादा संभावना पैदा हो गई है कि आगे जाके टेंशंस और ज़्यादा क्रिएट होंगी। वो भारतीय मछुआरों को पकड़ेंगे और भारत की गवर्नमेंट है उनको कहेगी कि आप छोड़ दीजिए, और वो उनको रिलेटेंटली छोड़ना पड़ेगा। तो ये इश्यूज हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो काइंड ऑफ अभी ना सिर्फ तमिलनाडु गवर्नमेंट को बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी सचेत हो जाना चाहिए कि आगे जाके टेंशंस क्रिएट ना हो, इसलिए जल्द से जल्द ट्रोलर्स के बैन को खत्म करने, ट्रोलर्स के यूज़ को खत्म करने में कुछ कदम उठाएं। जैसे कदम उठाए भी जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, 500 डीप सी फिशिंग बोट्स उपलब्ध करवा रही है फिशरमैन्स को, ताकि जो 2000 ट्रोलर्स आज यूज होते हैं उसके यूज को खत्म कर दिया जाए। और लेकिन बात यह है कि देखिए अब ये धीरे धीरे ट्रोलर्स का यूज बंद होगा, लेकिन क्या श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उस टाइम तक वेट करेगी? नहीं, निश्चित तौर पे वेट नहीं करेगी। तो काइंड ऑफ पहले जो जॉइंट मीटिंग्स होनी स्टार्ट हुई थी इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन की, उसमें भी इस इशू को डिस्कस किया जाना चाहिए और वो मीटिंग्स जारी रहनी चाहिए। और ना सिर्फ जब वो ये मीटिंग्स होती हैं इंडियन मछुआरों की और श्रीलंका के मछुआरों की, ना सिर्फ ये फिशिंग के इश्यूज पर बल दिया जाना चाहिए बल्कि मैरीन कंजर्वेशन के इशू पे भी बल देना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है पेपर 2 में? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखिए वैसे तो पेपर 3 में भी आ सकता है, इन्वायरमेंट जैसे रिलेटेड जैसी चीज़ें हैं, ट्रोलर्स यूज होते हैं, वो पेपर 3 में आता है। लेकिन इंडिया और श्रीलंका के जो फॉरेन रिलेशंस है वो पेपर 2 में आते हैं। व्हाट आर द फिशिंग इश्यूज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका फिशरमैन? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं कि कौन से ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए जो कि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व कर सकें? सभी स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें? इसी से पता लगता है कि आंसर्स की डायमेंशन क्या होगी। देखिए सभी स्टेक होल्डर्स में क्या होंगे, इंडियन फिशरमैन होंगे, श्रीलंकन फिशरमैन होंगे, इवन जो फिशेज हैं, रिसोर्सेज है वो होंगे, इन्वायरमेंट होगा, फिर इंडियन गवर्नमेंट होगी, श्रीलंकन गवर्नमेंट होगी। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इन सब के बारे में एक एक दो लाइनें लिखना कि कैसे अगर फिशिंग इश्यूज को सोल्व कर लिया जाता है तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे इंडियन गवर्नमेंट के श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे आप जोड़ देना। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए पुराने समय में क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता था या पार्लियामेंट्री मोनार्की होता था। उसमें इसका मतलब ये है कि पुराने समय में क्या होता था, पार्लियामेंट तो स्टार्ट हो गई थी लेकिन उसके साथ साथ में जो मेन पावर्स थी वो किंग के पास में यानी राजा के पास में होती थी। तो रूल इस प्रकार का होता था, राजा राज कर रहा होता था लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट भी होती थी। तो कब उस समय क्या होता था, मान लीजिए अगर पार्लियामेंट में कोई मेंबर राजा के खिलाफ आवाज उठाता था या कोई ऐसी बात कहता था जो राजा को या किंग को पसंद नहीं आती थी, तो राजा उसको मेंबर को अरेस्ट करवा लेता था। तो उस समय आवश्यकता पड़ी थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की कि मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस हासिल होनी चाहिए, कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर में अपनी आवाज उठा सकें और राजा उनको अरेस्ट ना करवा सके। तो उस समय ये काइंड ऑफ इवोल्यूशन है, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो इस प्रकार से आई थी। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। आज हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राजा जो है वो पुरानी बात हो गई, आज राजा का रूल चला गया। और अब देखिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें बल्कि कोई उनको खतरा भी नहीं है गवर्नमेंट को। जो पार्लियामेंट के अंदर में जो एमपीज हैं वो अपनी आवाज उठाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई खतरा नहीं है, फिर भी प्रिविलेजेस का इस्तेमाल किया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा। अब एग्जाम्पल है साफ साफ कर्नाटका असेंबली का, जिस प्रकार से जर्नलिस्ट ने थोड़ी बहुत बात कही थी, पहले काइंड ऑफ क्रिटिसाइज किया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जो मेंबर्स हैं उनको रोक रहे थे किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट वॉइस उठाने में जनता की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उन जर्नलिस्ट को 1 महीने की सजा सुनाई गई। तो साफ साफ आर्टिकल कहता है कि ये विशेषाधिकार का बहुत ज्यादा दुरुपयोग है। आगे देख लेते हैं हम। आगे आर्टिकल कहता है कि देखिए जब इंडियन सिटीजन्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे इतने सारे रोक हैं, आर्टिकल नंबर 19(2) में काफ़ी सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे हम कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते जो हमारे देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को हर्ट करती हो, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाती हो।
हमारे देश के रिश्ते खराब करते हो, अपने जो फॉरेन रिलेशन है वो खराब करती हो दूसरे देशों के साथ में। यानी हम कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते। हमारी जो फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रोक हम पे लगा के रखी है। तो आर्टिकल ये क्वेश्चन उठाता है, जब सिटीजन्स पे इतनी सारी रोक लगा के रखी है तो फिर जो मेंबर्स हैं हाउस के, पार्लियामेंट के, असेंबली के, उनके ऊपर में रोक क्यों नहीं है? और बात असली सोवरेन है कौन अपने देश में? क्या असली सोवरेन जो है हमारे देश में पार्लियामेंट है, या फिर असली सोवरेन जो है हमारे देश में लोग हैं, पीपल हैं, सिटीजन्स हैं? तो देखिए आर्टिकल साफ साफ कहता है, और इवन ये बात सच भी है, मतलब जो देखिए असली पावर्स है हमारे देश में वो लोगों के पास में है। आपने प्रियम्बल में पढ़ा भी होगा, प्रियम्बल में ये साफ साफ दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे देश को ऐसा बनाना है कि आगे फिर प्रियम्बल में बहुत सारी बातें आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, आगे वो सारी बातें आती हैं। तो असली सोवरेन हमारे देश में पार्लियामेंट नहीं है, असली पावर्स लोगों के पास में है। और 1958 में भी ऐसा केस सामने आया था MSM शर्मा का। तब क्या हुआ था, तब कोर्ट ने मना कर दिया था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है उनको कोडिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस समय ऐसा लगता था कोर्ट को कि जो भी मेंबर्स थे पार्लियामेंट के उस समय में वो फ्रीडम फाइटर्स थे, नई नई आज़ादी हमें मिली थी, तो काइंड ऑफ वो लीडर्स काफ़ी समझदार थे, वो दुरुपयोग नहीं कर सकते थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। इसलिए कोर्ट ने उचित नहीं समझा कि किसी प्रकार का कोडिफिकेशन हो। तो कितनी ज़्यादा पावर्स हैं इनके पास में, देखिए आप, पावर्स इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे मेंबर्स हैं हाउस के, पार्लियामेंट के, असेंबली के, वही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या प्रिविलेजेस उनके पास में है, वही डिसाइड करते हैं कि कितनी सज़ा दी जाए और कब कौन किसी पावर्स को हर्ट करता है। ये सब बातें, यानी ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। वही बंदा तो ये तय कर रहा है कि सज़ा क्या होनी चाहिए, वही बंदा ये सज़ा तय कर रहा है कि क्राइम क्या है, और उसी का वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। तो काइंड ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ साथ खिलाफ हो गई ना ये बात तो। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 105 और 194 में काफ़ी सारी जो पावर्स दी गई हैं, वो आर्टिकल ये कहता है, देखिए, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर्स शैल बी एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय द लेजिस्लेचर्स। कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर्स टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे कि क्या पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होनी चाहिए, और जब तक ये डिसाइड नहीं किया जाता तो पावर्स वही होंगी जो हाउस ऑफ कॉमन्स की हैं यूके की। तो काइंड ऑफ इसका मतलब ये नहीं कि अंटिल सो डिफाइंड का मतलब कि आप कितना भी समय ले लो। आज आज़ाद हुए भारत को 70 साल हो चुके हैं, अभी तक आपके पास में आपको टाइम नहीं मिला कि आप ये कोडिफाई कर सको। लेजिस्लेचर्स ये विरोध करते हैं इस बात को लेकर, कहते हैं कि अगर पावर्स को कोडिफाई कर लिया गया तो हमारी सोवरेनिटी जो है वो एक प्रकार से हर्ट हो जाएगी। तो आगे फिर आर्टिकल वही इशू कहता है जो हमने अभी डिस्कस किया कि असली सोवरेन है कौन, असली सोवरेन पार्लियामेंट है या असली सोवरेन जो है वो लोग हैं। फिर जो काफ़ी सारी आवाज़ उठाई जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। पहले आप अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उनको तो कोडिफाई कर लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बाद में बना सकते हैं। और कई बार देखिए कंपेयर किया जाता है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उससे हमारी पार्लियामेंट को, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो काफ़ी सुपीरियर है और हमारी पार्लियामेंट है वो उतनी सुपीरियर नहीं है। हमारे देश में संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपीरियर है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकते। लेकिन हालांकि 2009 में हाईएस्ट कोर्ट का जो इनके पास में दर्जा था वो अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ब्रिटिश की पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है। वो बात सेम बात कि हमारे देश में पॉपुलर सोवरेनिटी है, जनता के पास में ज़्यादा पावर्स हैं, फिर बाद में जो जुडिशरी है उनके पास में बहुत सारी पावर्स हैं। और 2009 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी होती थी, यानी इवन हमारे देश में तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल है उनकी अपील, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के बाद में भी जो अपील जाती थी वो पार्लियामेंट के अंदर में जाती थी 2009 तक। तो फिर बाद में यही बात आती है कि बेसिकली देखिए अगर जो है ये प्रिविलेजेस कोडिफाई हो जाती हैं तो पता लग जाएगा कि कैसे किस प्रकार से जो प्रिविलेजेस हैं वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हैं। बाद में जुडिशियल स्क्रूटनी भी हो सकती है और केसेस जुडिशरी के पास में भी जा सकते हैं, तो फिर सारा सिस्टम सही हो जाएगा। और दूसरे देशों को जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो ये भी देखने की जरूरत है कि दूसरे देशों में तो ये सारी चीज़ें जो प्रिविलेजेस हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। जहाँ से इन चीज़ों का उदय हुआ था ब्रिटेन से, वहाँ भी अब इस तरह की प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया गया है कि पहले वहाँ पे भी इस प्रकार से सज़ा सुना दी जाती थी अगर कोई पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करता, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो काम कर रहे हैं कितने ही सालों से, 200 सालों से वो काम कर रहे हैं बिना किसी प्रिविलेजेस के। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रिविलेजेस को कोडिफाई किया जा चुका है 1987 के अंदर में। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो यही है कि इतनी ज़्यादा जो दी गई हैं पावर्स, कई बार उनका गलत इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 40 दिन सेशन से पहले और 40 दिन सेशन के बाद में लेजिस्लेचर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो सोच के देखिए 40 दिन पहले 40 दिन बाद, मान लीजिए 40 दिन का सेशन है और 1 साल में 3 सेशन हो तो 360 दिन तक तो कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता लेजिस्लेचर्स को। इसमें भी काफ़ी इश्यूज हैं, हालांकि इतनी सिंपल बात है नहीं जितना आर्टिकल कह रहा है।
तो फिर आगे आर्टिकल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी जो है, जो कि गठित की गई थी 2001 में जस्टिस एम वेंकटचलिया ने, इन्होंने भी साफ साफ रेकमेंड किया था कि जो प्राइविलेजेस हैं उनको डिफाइन किया जाना चाहिए और उनको डीलिमिट किया जाना चाहिए ताकि अच्छे से इनका यूज हो सके और गलत इस्तेमाल ना हो। तो आज एक अर्जेंट नीड है कि जल्द से जल्द ये जो प्रिविलेजेस हैं इनको कोडिफाई किया जाए, और ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना सिर्फ जनता की हर्ट हो बल्कि जो लेजिस्लेचर्स हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी सही इस्तेमाल हो, दुरुपयोग ना हो। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन इस पर लिखने की आवश्यकता है नहीं, हमने 2 बार क्वेश्चन इसका लिख चुके हैं और काइंड ऑफ सारे पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं इसका। अगला इशू है पॉपुलेशन से रिलेटेड। आज 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। यूएन हर साल कोई ना कोई मुद्दा चुनता है पॉपुलेशन डे के अवसर पे। इस बार उन्होंने जो एस्पेक्ट चुना है वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चुना है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा पॉपुलेशन के मामले में। एक जो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जो इशू है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होनी चाहिए वो उस नज़रिए से, यानी जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही हो उस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट को प्लान किया जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, आज कॉलेज के अंदर में सीट्स की बहुत ज़्यादा मारामारी है, लेकिन पहले से गवर्नमेंट को पता था, पहले से काफ़ी सिविल सोसाइटीज़ और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने इस तरह के साफ साफ सिग्नल दिए थे कि जो सेकेंडरी स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ ऐसे प्रोविजंस नहीं किए कि कॉलेज की सीट्स को बढ़ाते वो। तो काइंड ऑफ जो डेवलपमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क था वो बिगड़ गया। पूरा सरकार को देखना चाहिए कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है उसी हिसाब से हमारी डेवलपमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज काफ़ी इसके नुकसान हमें भुगतने पड़ेंगे, वो अगली स्लाइड्स में आएगा। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, कितनी ज़्यादा ग्रो हो रही है, अनइवन ग्रो कर रही है। अब देखिए सेक्स रेशो है वो, हालांकि अभी अच्छी बात है कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन कौन से रीजन में ठीक हो रहा है, कौन से रीजन में ठीक नहीं है, कहाँ अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है, एजुकेशन के बीच की खाई बढ़ रही है, यानी सारे जो ये इश्यूज हैं वो अनइवन है। अब अगले एक आर्टिकल में उसका एग्जांपल आता है, देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई है साउथ इंडिया के अंदर में और वेस्ट इंडिया के अंदर में, जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर की स्पेशली बात करें, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन स्टेट्स की बात करें तो यहां अभी भी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो जो स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। तो ये अनइवन जो फेनोमेनन है ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और अभी भी हमारे पास में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कैसी विंडो है ये? विंडो ऐसी है कि देखिए जो बर्थ रेट्स हैं वो धीरे धीरे डाउन जा रही है, लेकिन जो लॉन्गेविटी है यानी जो दीर्घायु है पॉपुलेशन की वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो काइंड ऑफ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो हमारे पास में फायदा है उसको अभी भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आवश्यकता यह है कि जल्द से जल्द स्किल्स दी जाए यंग लोगों को, जल्द से जल्द उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए। अगर हम ऐसा जल्द से जल्द नहीं कर सकते हैं तो वही बात है, सेम बात कि खाली आदमी शैतान का घर होता है। फिर ऐसे फेनोमेनन देखने को मिलते हैं जैसे मॉब लिंचिंग, आजकल ऐसे जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ की एनर्जी है उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की आवश्यकता है। और उसके बाद में हमें इन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में हमारे पास में इतनी कैरिंग कैपेसिटी है, क्या हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं, या पूरे वर्ल्ड के पास में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो इससे तो जो इन्फेक्शंस है, लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। काइंड ऑफ ये वो वाले इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक व्यंग्य कसा गया है। और उसके बाद में बात आती है कि क्या जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं वाटर का, फॉरेस्ट का, या फिर एनर्जी बहुत जल्दी कंज्यूम हो रही है, आगे जाके बहुत जल्दी जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस पे हमें रिसर्च करनी होगी, हमें सोचना होगा इन सब चीज़ों के बारे में और कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है ना, तो हमें अच्छे तरीके अपनाने पड़ेंगे। रिसर्च में बार बार ये चीज़ सामने आ चुकी है, जब गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है या फिर वुमेन को इजी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं कंट्रासेप्शन के लिए, तब पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती हैं। लेकिन आज फिर भी हमारे देश में छत्तीसगढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलता है, पैसों को लालच देके स्टेरिलाइजेशन करवाया जा सकता है। ऐसा देखिए, ऐसी जो चीज़ें हैं, पैसों को लालच देके जो स्टेरिलाइजेशन करवाया जाता है उससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होने वाली। हमें बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। अगर गर्ल्स को अवेयर करवाया जाता है, मतलब सिर्फ ये बात तो कहना गलत होगा, मतलब पूरी फैमिली प्लानिंग को अवेयर करवाया जाता है और गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दिया जाता है, तो फिर एक प्रकार से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इस फेनोमेनन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। आगे क्या है? आगे ये 2-3 अच्छी बातें हैं, मतलब काइंड ऑफ अलग पॉइंट्स हैं जो आमतौर पे हम डिस्कस नहीं करते। देखिए अब कई बार क्या है, जो हमारे मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल जो इंडिया की जो सोच है, आज क्या है कि अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो धर्म की कम्युनिटी हो, जाति की हो, एथनिसिटी की हो,
वो क्या करती हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों से, जो लीडर्स हैं, वो आह्वान करते हैं कि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। तो काइंड ऑफ ये चीज़ जो है वो बढ़ रही है ज़्यादा, और ये मूर्खतापूर्ण चीज़ है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमने कल परसों ये आर्टिकल डिस्कस किया था किस प्रकार से जो इजराइल है, सिर्फ 70 लाख लोग हैं उस देश में, और पूरे कितने ज़्यादा पावर्स हैं उनके पास में, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो आज जो पावर है उसको आप नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। फिर भी आज अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों से आह्वान करते हैं कि दूसरी कम्युनिटी के लोग बढ़ रहे हैं तो आप अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाइए। तो ये इस चीज़ को भी अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि आप इस तरह के झांसे में ना आएं। और ऐसा सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है, ऐसा देखने को मिलता था जर्मनी में भी। इवन हिटलर ने भी ऐसी ही चीज़ें करी। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जो जूस थे उनके जो एक प्रकार से फोर्सफुल एबॉर्शन करवाया, गर्भपात करवाया, और कानून बना दिया था ऐसा कि जो जर्मन जो लोग हैं, सो कॉल्ड आर्यंस, हिटलर के द्वारा उन्हें कहा जाता था कि वो एबॉर्शन नहीं करवा सकते। इस प्रकार की जो चीज़ें की थी हिटलर्स ने, अब वो टर्की में भी आपको देखने को मिल रही है। टर्की के प्रेसिडेंट आप क्या कहते हैं, आपको आश्चर्य हुआ इस बात से। टर्की के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं टर्की मूल के जो लोग रहते हैं यूरोप के अंदर में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। तो इस प्रकार की बात कही जा रही है टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन के द्वारा में। और उल्टा हो रहा है यूरोपियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि वहाँ पे, क्योंकि देखिए जो पॉपुलेशन है ज़्यादा ही स्टेबलाइज हो चुकी है, तो काइंड ऑफ उनके पास में तो लेबर ही नहीं रहेगा फ्यूचर में जाके, तो वहाँ पे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। अगर कोई सेकंड या थर्ड चाइल्ड होता है तो उनको इनाम दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो काइंड ऑफ देखिए राइट सॉल्यूशन इस चीज़ का यही है कि आज आवश्यकता यही है कि पूरी अवेयरनेस लाई जाए और वुमेन को चॉइस का मौका दिया जाए, फिर इस तरह के जो फेनोमेनन है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। अदरवाइज काफ़ी दिक्कतें आगे जाके होने वाली हैं। अगला आर्टिकल है इंडियन माइग्रेशन। ये उसी पॉइंट से रिलेटेड आर्टिकल है जो हमने अभी डिस्कस किया था। पॉइंट ये है कि आज क्या है, जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, यहाँ पे तो पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है, और जो फर्टिलिटी रेट है वो इवन 2.1 का टारगेट है इंडिया का, उससे भी कम जा चुकी है, 1.7 1.6। लेकिन बाकी जो नॉर्थ इंडिया है, खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, यहाँ पे जो है फर्टिलिटी रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो माइग्रेशन देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से जो यूथ जाते हैं काम करने के लिए इन स्टेट्स के अंदर में, साउथ इंडिया में या फिर वेस्ट इंडिया में, तो आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट को काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या फ़र्क पड़ता है माइग्रेंट्स को वहाँ जाने पे, और किस प्रकार से क्योंकि देखिए जब ये स्टेट्स हैं, आर्टिकल लिखता है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। क्या कोई क्राइसिस पैदा होते हैं, क्या कोई उनके द्वारा मूवमेंट चलाई जाती है कि माइग्रेशन के कर्व को रोकने के लिए। और जो भी माइग्रेंट्स जाते हैं, जो मान लीजिए राजस्थान से माइग्रेंट्स गए, तो राजस्थान सरकार को रजिस्टर करवाना चाहिए प्रॉपर ढंग से, और सोशल रिसर्च होनी चाहिए कि जिस घर से माइग्रेंट जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, उस घर पे क्या असर पड़ता है, फैमिली रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सभी चीज़ों पे रिसर्च करने की आवश्यकता है, ऐसा आर्टिकल मांग कर रहा है। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, पेपर 2 से रिलेटेड है ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मुद्दा है। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एफर्ट्स मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो इश्यूज हैं वो तो ये सारे हमने डिस्कस किए, लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया कि इफेक्टिवनेस क्या है। तो इफेक्टिवनेस तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ आप ये सब चीज़ें लिखोगे कि जो एक फंड बनाया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, और अवेयरनेस कैंपेन्स सरकार द्वारा चलाए गए हैं। स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड आप जो चीज़ें लिखोगे वहाँ पे भी सरकार द्वारा कई सारे जो कैंपेन है वो चलाए गए हैं। तो उस चीज़ को आप इफेक्टिवनेस में ये भी बताओगे कि सफल नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में मौत हो गई थी पॉपुलेशन स्टेरिलाइजेशन के दौरान में, जो उस समय ये लिखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि फोर्सफुल जो स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलता है, और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो दवाइयाँ कई बार इस्तेमाल की जाती है इस पूरी प्रोसेस में, एक्सपायरी डेट उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो इफेक्टिवनेस में आप प्लस भी लिखोगे, नेगेटिव भी लिखोगे। सारे नेगेटिव मत लिखना, हमेशा कभी भी याद रखना, सारे नेगेटिव हमें कभी भी नहीं लिखने चाहिए, प्लस नेगेटिव हमेशा। मिडिल ईस्ट से रिलेटेड अगला आर्टिकल है। कंटेक्स्ट हमें पता है क्या हुआ था। सऊदी अरेबिया जो लेड ग्रुप था, उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, ये सारे देश थे। इन्होंने क्या किया था, कतर पे ब्लॉकेड लगा दिया था। रीज़न क्या बताया था, रीज़न ये बताया था कि कतर जो है वो इंसर्जेंट का साथ देता है। कतर का एक चैनल है अल जजीरा जो काफ़ी तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है सऊदी अरेबिया के खिलाफ में, इजिप्ट के खिलाफ में, बहरीन के खिलाफ में, और ईरान के साथ में रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कतर के, और सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं चाहता। इवन टर्की के जो ट्रूप्स हैं, टर्की के जो सैनिक हैं वो तैनात हैं कतर के अंदर में, ऐसा नहीं चाहता सऊदी अरेबिया। तो इन सभी कारणों की वजह से ब्लॉकेड लगाया था कतर के ऊपर में। वहाँ की इकोनॉमी है, ब्लॉकेड है, बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। ये सारी डिमांड फिर रख दी गई थी कि जो जो दिखते हैं उन सबको डिमांड के रूप में पेश कर दिया गया था कि टर्की के जो सैनिक हैं वो जाने चाहिए कतर की धरती से,
ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म कर दीजिए, ये सारी बातें कहीं। लेकिन इस इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि देखिए, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में क्या होता है कि अगर आप प्रयास ना भी करो, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रयास कर रहे हो, कम से कम। या तो वैसे ये कहते हैं पहले तो देखिए प्रयास करना चाहिए, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा दिखना जरूर चाहिए कि बाकी जो देश है उनके सामने ऐसी परसेप्शन उभर के आनी चाहिए कि ये देश प्रयास कर रहा है। और ये कहता है कि इस पूरे क्राइसिस में इंडिया का एक बड़ा रोल होना चाहिए था, और कम से कम इंडिया ऐसा दिखाता तो सही दूसरे देशों को कि इस गल्फ रीजन में शांति लाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से। रिजल्ट आता इंडिया के प्रयासों का या नहीं आता वो अलग बात है बिल्कुल ही, और क्यों इंडिया को प्रयास करने चाहिए वहां पे शांति लाने के लिए, वो सारे रीजन्स हमें पता है। काफ़ी बार हमने डिस्कस किए हैं कि डायस्पोरा हमारा काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे 8 मिलियन डायस्पोरा है, ट्रेड काफ़ी अच्छा है उनके साथ में $137.7 बिलियन का, और आधे से ज़्यादा जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वहीं से करते हैं। और इंडिया इस पूरे मसले पर मूक दर्शक यानी बाय स्टैंडर बन के नहीं खड़ा रह सकता। फिर आगे वही पॉइंट है, 13 डिमांड्स रखी हैं। अब देखिए ये कहते हैं कि फैक्ट ये है पूरे मैटर का कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कतर के ऊपर में कोई भी प्रेशर नहीं लगा रही है, तो काइंड ऑफ कतर के पास में खोने के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये कतर जो है इस पूरे ब्लॉकेट से निकल के बाहर आ गया तो एक स्ट्रॉन्ग होकर उभरेगा, जबकि सऊदी अरेबिया और जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आगे अभी आरोप 13 डिमांड्स देने के बाद में आरोप भी लगाया सऊदी अरेबिया ने, कहा कि बिल्कुल भी कतर सीरियस नहीं है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है और हमारी पॉलिसीज को कंसीडर नहीं कर रहा है। मेनली देखिए वैसे तो काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए क्यों ये ब्लॉकेड लगाया गया, जो मेन ब्लॉकेड है, मेन रीजन है वो हमने छोड़ दिया। मेन रीजन ये है मुस्लिम ब्रदरहुड है वो अपनी एक्टिविटीज चला रहा है कतर की धरती से, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से अस्तित्व समाप्त हो सकता है सऊदी अरेबिया के राज का, सऊदी अरेबिया में जो आज मोनार्की है उसका, या इजिप्ट में जो रूल है, सीसी आज रूल कर रहे हैं आर्मी चीफ उसका। अब ये सारी जो स्प्रिंग आई थी, अरब स्प्रिंग 2011 के आसपास जो आई थी, वहाँ पे उस समय पे मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत बड़ा रोल था। तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने ये रेवोल्यूशन में काफ़ी अहम योगदान निभाया था, और अगर उसी तरह की रेवोल्यूशन आज आती है तो सऊदी अरेबिया में जो मोनार्की आज वो भी समाप्त हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं वो इस चीज़ पे कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो समाप्त होना चाहिए, और जो फंडिंग है ख़त्म होनी चाहिए कतर की तरफ से मुस्लिम ब्रदरहुड की। आगे क्या है, आगे यही है कि इंडिया ने इस पर बिल्कुल ही प्रिंसिपल स्टांस लिया। जो नॉर्मल बातें होती हैं चिकनी चुपड़ी, जैसे कि सारी जो ये इंटरनल इशू है मिल बैठ के सुलझाया जाए, पीसफुल ढंग से सुलझाया जाए, डायलॉग होना चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, जो ये अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आगे कतर की जो इकोनॉमी है उसने अभी तक तो इस ब्लॉकेड को सहन कर लिया है क्योंकि काफ़ी सॉवरिन वेल्थ है, दूसरे देशों में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखी है, वहाँ से अभी भी वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है वो 3-4 देशों के साथ में है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ऐसा नहीं है ना बाकी देशों के साथ में इनके रिलेशंस खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा समय तक कतर भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। और फिर लास्ट में सेम बात ये फिर से उठाते हैं कि इंडिया के जो इतने कतर के अंदर में 6,30,000 लोग रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा LNG सप्लायर है कतर, हमारे में LNG जो गैस है वो सप्लाई करता है, और इंडिया भी उनको इनवाइट भी कर रहा है कि जो कतर की बड़ी कंपनीज है वो हमारे देश के अंदर में आएँ और ये जो काइंड ऑफ गैस को एक्सप्लोर करें। तो इंडिया को इस पूरे मसले पर कम से कम कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ना सिर्फ इससे इंडिया की इमेज बढ़ेगी, इंडिया की पावर बढ़ेगी, बल्कि जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। आगे एथिक्स का क्वेश्चन आज देख लेते हैं, किस प्रकार से एथिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। इवन क्वेश्चन आया ही है, ये 2014 में क्वेश्चन आया था, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, यानी कहने का मतलब है कि अगर नॉलेज हो लेकिन इंटीग्रिटी ना हो तो वो वीक है और यूजलेस है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किसी बंदे को नॉलेज हो लेकिन इंटीग्रिटी ना हो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और एक प्रकार से खतरा पूर्वक साबित हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूँ, आप ये इस एग्जांपल को मत यूज कीजिएगा, तो किसी दूसरे एग्जांपल को यूज कीजिएगा। अब देखिए जो AQ खान है, पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, टेररिस्ट नहीं कह सकते, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलप किया, निर्माण किया, लेकिन उन्होंने बाद में वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने बेच दिए किसी दूसरी कंट्रीज़ को, नॉर्थ कोरिया को, इराक को, ईरान को, दूसरे देशों को उन्होंने बेच दिए। तो नॉलेज उनके पास में काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन इंटीग्रिटी नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम्पल्स के साथ में, इलस्ट्रेशंस के साथ में। तो क्या आज हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हमने आज, पता ही आपको G20 डिस्कस किया, ट्रोलर्स का इशू डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का इशू डिस्कस किया, पॉपुलेशन से रिलेटेड 2 इशूज डिस्कस किए, और कतर क्राइसिस पे इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।